सवाल भ्रष्टाचार का है और जवाब देना है ब्रांड सुशासन वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। और जवाब भी देना है सीधा सीधा कि तेजस्वी यादव को बर्खास्त कर रहे हैं या नहीं। रही बात बीच के रास्ते की, तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, मगर बिहार जैसे राज्य में संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। चाहे तेजस्वी का इस्तीफा हो या उन्हें बर्खास्त किया जाना, भविष्य को लेकर, महागठबंधन में पावर बैलेंस को लेकर और 2015 के विधानसभा में चोट खाए बैठी बीजेपी की रणनीति को लेकर तमाम संभावनाएं आज मुंह बाए खड़ी हैं। आज आवाज अड्डा में इन्हीं संभावनाओं की दशा और दिशा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि कहां फंसी हुई है बिहार की राजनीति। बिहार की घटनाओं में देश की दिलचस्पी बनी हुई है, क्योंकि दोनों मुख्य खिलाड़ियों के दांव फंसे हुए हैं और बीजेपी सही मौके का इंतजार कर रही है। एफआईआर दर्ज होने के एक सप्ताह बाद भी तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में अपने मंत्रियों और विधायकों से तुरंत इस्तीफा मांग लेने वाले नीतीश कुमार की हिचक समझ में भी आती है। तेजस्वी से मंत्री पद छीनते ही बिहार की सत्ता उनके हाथ से फिसल सकती है। उसके बाद फिर बीजेपी पर निर्भर हो जाने की मजबूरी खड़ी हो जाएगी। नीतीश फैसला नहीं ले पा रहे हैं और जेडीयू के नेता आक्रामक तेवर दिखाकर लगातार आरजेडी को बैकफुट पर रख रहे हैं। आप पे आरोप एफआईआर दर्ज हुआ है, आप स्पष्टीकरण दीजिए, यही हमारी सिंपल सी मांग है। इस मांग में गलत क्या है? स्पष्टीकरण तो आप कई दिनों से मांग रहे हैं, लेकिन वो लोग स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा वो लोग नहीं दे रहे, तो जैसे मैंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं कि फैसला होकर रहेगा, तो राजनीतिक समय और परिस्थिति के हिसाब से फैसला हो जाएगा। आरजेडी को गठबंधन की तीसरी पार्टनर कांग्रेस से भरोसा मिल रहा है और पार्टी पूरी बहस सीबीआई के दुरुपयोग और बीजेपी की राजनीतिक साजिश की तरफ मोड़ने में लगी है। ये डिजाइन इसलिए कर दें कि 11 अशोक रोड मोदी जी, अमित शाह जी चाहते हैं कि हम राजनीतिक लड़ाई नहीं जीत पा रहे हैं लालू प्रसाद और तेजस्वी से, तो इस्तीफा दे दें। ये कौन सी बात है? जदयू जो आपको अल्टीमेटम दिया उसका क्या? ये अल्टीमेटम शब्दावली आपकी है, संवादहीनता कहीं नहीं है जदयू और हमारे बीच में। हम सब जानते हैं गठबंधन के मिजाज को, उसकी संवेदनाओं को कैसे कायम रखना है, कहीं कुछ नहीं होगा। सोनिया गांधी जी से बात हुई है लालू जी को इस पूरे मसले की? लगातार संवाद चल रहा है तीनों दलों के शीर्ष नेताओं में। सवाल उठता है कि क्या अब नीतीश कुमार को खुलकर अपना पक्ष साफ नहीं कर देना चाहिए? लालू नीतीश के गठबंधन के साथ साथ अब तो ये सवाल भी उठने लगा है कि बिहार में नीतीश की सरकार रहेगी या जाएगी, और क्या छापे और एफआईआर का इस्तेमाल नीतीश यादव परिवार के राजनीतिक कद को नापने के लिए कर रहे हैं और कोई निर्णायक फैसला आखिर तक नहीं होगा। आवाज अड्डा पर आज आपकी बहस में हम आपको भी जोड़ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक भविष्य खतरे में है? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। हाँ के लिए @1 और ना के लिए @2 लिखकर टाइप करें। आवाज अड्डा पर इस बड़ी चर्चा में आज हमारे साथ शामिल हैं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। इनका स्टैंड भी साफ है कि आरजेडी को साथ चलना है तो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस को स्वीकार करें। कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं प्रवक्ता संजय झा और इनका मानना है कि महागठबंधन अटूट है और भारतीय जनता पार्टी अपनी चाल में कामयाब नहीं होगी। महागठबंधन के भविष्य और रणनीति पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा। आरजेडी की रणनीति पर रोशनी डालेंगे बिहार के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी और जमीनी हकीकत बताएंगे नेटवर्क 18 के बिहार एडिटर प्रभाकर कुमार। राष्ट्रीय जनता दल ने इस बहस में शामिल होने से इनकार किया, यह हमें बता देना चाहिए। उनका कहना है कि हमारे कोई प्रवक्ता किसी चर्चा में शामिल नहीं होंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़ने वाले थे वो उन किसी और चीज में व्यस्त हो गए। उनका भी कहना है आखिरी समय पर उन्होंने कहा कि मैं कहीं और जा रहा हूं। चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले मैं फिर याद दिला दूं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए यहां 1.5 मिनट का एक समय तय है और शुरुआती टिप्पणी इसी समय सीमा के भीतर पूरी करने की कोशिश करेंगे तो चर्चा अच्छे से आगे बढ़ेगी। और इस समय के खत्म होने की सूचना आपको एक कुछ बीप्स और एक बजर के साथ मिल जाती है। मैं नीरज कुमार जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। एक तो आपका बयान चल रहा है कि सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए और अपने सारे ट्रांजैक्शन सामने लाने चाहिए। ये बयान सच है या गलत? क्योंकि बाद में कुछ ऐसा भी चला कि आपने बयान नहीं दिया है।
और दूसरी बात जो कही जा रही है कि ये लालू प्रसाद यादव का दबदबा कम करने के लिए एक स्ट्रैटेजी के तौर पे, हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है जेडीयू। इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मेरे बयान को ट्विस्ट किया गया। मैंने यह कहा कि विपक्ष लगातार हमलावर है। हम विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर रहे हैं कि जो संपत्ति का आरोप लग रहा है उसके स्रोत एवं दस्तावेज को सार्वजनिक करे, विपक्ष को करारा जवाब मिलेगा। यह मेरा बयान है वर्ड के साथ। तो इसलिए मैं इसकी बात चर्चा कर रहा हूं। ये मेरा पहले से भी पार्टी का जो हमारा ऑफिशियल लाइन है वो साफ तौर पर है, इसलिए हमने साफ तौर पर अपनी राय को भी व्यक्त कर दिया है। और हम ये, चूंकि महागठबंधन जनता के जनादेश पर बना है और जो बुनियादी उसूल हैं वह गठबंधन के नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। यह हमारा गवर्नेंस का जो कार्यक्रम है उसमें लिखा हुआ जीरो टॉलरेंस, तो हम केवल उसके अनुपालन की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने यह कहा कि जो आरोप लगे हैं उस संबंध में अगर दस्तावेज हैं उसको सार्वजनिक किया जाए, जिससे कम से कम विपक्ष को करारा जवाब मिले। ये हमारी पार्टी प्रारंभ से ही कहती रही है। उसका इंटरप्रिटेशन जिस ढंग से किया जाए तो अलग विषय है जी। लेकिन साथ में जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जिस अंदाज में ये बात आज उठाई जा रही है, क्योंकि आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की नीति पे पार्टी चलती है, तो जीरो टॉलरेंस में तो ये सवाल उठना लाजमी है कि तेजस्वी यादव से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है या क्यों नहीं मांगा जा रहा है? देखिए, भाषा नहीं भाव समझिए। ये महत्वपूर्ण विषय है कि हमने अपनी राय व्यक्त कर दी और गठबंधन में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उनको आपने कोalition का लीडर बनाया है और प्रीवियस रिकॉर्ड है, ये भी आप तमाम लोग गवाह हैं इसके, तो भाई गठबंधन चलाने का जो जिम्मेवारी होता है घटक दलों की जिम्मेवारी होती है। और आलोक जी, हम एक बात की और चर्चा करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि नवादा के एक विधायक के मामले में और सिवान के तथाकथित मामले में जब यह सवाल आया तो गठबंधन के घटक दल ने एकजुटता व्यक्त की कि भाई रूल ऑफ लॉ पर हम एकजुट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे सवालों पर भी अब एकजुट रहेंगे। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए पब्लिक लाइफ में, इसे कौन इनकार कर सकता है। जी, संजय झा जी, आप जो अब ताजा घटनाक्रम जहां पहुंच रहा है, जहां परिस्थिति ऐसी आ गई है जो अभी नीरज कुमार जी कह रहे हैं विनम्रता के साथ, आपको याद हो 4 दिन पहले ऐसा जेडीयू की तरफ से एक तरह का चेतावनी दी गई थी या समय दिया गया था कि 4 दिन के भीतर आरजेडी अपना रुख साफ करे। उसे रुख क्या साफ करना है ये नीरज कुमार जी ने बता दिया। विनम्रता के साथ कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर आप पर आरोप लग रहा है तो आप खुलेआम जनता के सामने उन आरोपों पर सफाई क्यों नहीं दे देते हैं, पॉइंट वाइज जैसे आरोप लगे हैं उन पर सफाई दे दीजिए। इसमें किसको क्या नुकसान होने जा रहा है, और अगर राजनीति यहाँ पहुँच रही है, क्या आप इसमें कुछ और आगे बढ़ते हैं? और ऐसी परिस्थिति में भी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं उनका बचाव कैसे कर सकते हैं? देखिए आलोक जी, किसी भी राजनीतिक दल के सिद्धांत या उसूल में ये नहीं लिखा है कि आप भ्रष्टाचार के साथ समझौता कीजिए, परंतु आप ये जानते हैं कि एक तरीके से किसी पर आरोप लगाना, आलोचना करना, उनके बारे में अफवाह फैलाना, ये एक राजनीति रणनीति भी होती है। अब ये इतना पुराना केस है, अचानक 3 साल के बाद जब मोदी जी सरकार में हैं, अभी सीबीआई ने ढेर सारे एफआईआर फाइल किए हैं, ये एक तरीके से विचित्र लगा हमें। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यदि किसी ने कोई गलत काम किया है या गैर कानूनी तरीके से अपने तरफ कुछ फ़ायदा उठाए हैं, अपने राजनीतिक प्रणाली का फ़ायदा उठाया, तो उसका जो भी परिणाम होगा, जो भी नतीजा होगा, अपराधी भी कोई घोषित हुए तो वो सही चीज़ है। परंतु देखिए, मापदंड भी एक होना चाहिए आलोक जी। अब आप ये देखिएगा कि मध्य प्रदेश में व्यापम हो, वो 36,000 करोड़ का पीडीएस स्कैम छत्तीसगढ़ में हो, वो ललित गेट को ले लीजिए। आप यदि राजस्थान में इतने गहरे आरोप लगे हुए हैं, उसको अचानक लोग भूल गए हैं। गुजरात में भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उनकी बेटी ने कितने ज़मीन का उन्होंने हड़प किया, उसके बारे में बातचीत की जाए। अब अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग में ढेर सारे बड़े कंपनीज को कैसे अप्रूवल दिए, वो भी एक बड़ा इशू है। दाल को लेके बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। बिरला सहारा पेपर्स में प्रधानमंत्री पर ही आरोप लगे हुए हैं।
इस सब में सीबीआई तो बिल्कुल चुप्पी है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए। नीरज जी के साथ हम पूरा सहमत, इस बात पे पूरा इत्तेफाक रखते हैं। महागठबंधन को बहुत बड़ा एक तरीके से लोगों का सहमति मिला, समर्थन मिला, अच्छा काम हो रहा है बिहार में। और नीतीश कुमार जी के लिए हमें बहुत इज्जत है, बहुत विश्वास है, उनमें बहुत विश्वसनीयता है। तो यदि महागठबंधन और मजबूत हो वो अच्छी बात है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक तो ये उसकी पूरा, उनको बहुत चोट लगा था 2015 में, आज भी शायद वो घाव उनको अभी तक दर्द दे रहे हैं। वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किसी न किसी तरीके से कमजोरी लाया जाए, किसी की छवि या मर्यादा को खराब किया जाए, वो कोशिश हो रही है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि महागठबंधन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 5 साल अच्छा काम करेगा और फिर वापस जीत हमारी गठबंधन की होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उनके पास चलने से पहले मैं विनोद शर्मा जी के पास एक बार जाना चाहता हूं। विनोद जी, ये जो बात हो रही है और जिस अंदाज में हो रही है, आज दरअसल एक तरह से भ्रष्टाचार एक केंद्रीय मुद्दा बन के सामने आ गया है। पोस्चरिंग हो रही है। नीरज जी बहुत विनम्रता के साथ कह रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि भाषा नहीं, भाव को समझिए। इसमें क्या समझा जाए अगर भाव को समझने की नौबत आती है? और दूसरा, क्या ये जो पोस्चरिंग हो रही है ये एक तरह से जेडीयू की तरफ से आरजेडी पर दबाव बढ़ाने की कोशिश नजर नहीं आ रही है इसमें? नहीं, ये तो बात तय है कि आरजेडी पे एक दबाव है कि वो तेजस्वी से इस्तीफा करवाएं स्वयं, और ये इस्तीफा स्वयं ही हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के कहने पे ये इस्तीफा होता है या मुख्यमंत्री उनको ड्रॉप करते हैं तो फिर तो ये गठबंधन चलेगा नहीं। तो इसलिए गठबंधन में जो शामिल लोग होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, उनको एक दूसरे को वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि वो अपना फैसला खुद लें। लेकिन एक दो बातें मैं कहना चाहता हूं, और इन बातों को अन्यथा ना लिया जाए, करप्शन के समर्थन में ना लिया जाए। देखिए, बात यह है कि अभी तक जितने इस्तीफे हुए हैं भारत की राजनीति में करप्शन के मामलों पे, वो इस्तीफे चार्जशीट जो जब दायर होती है उस स्टेज पे होते हैं। आज के दिन जो आरोप है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से आरोप है तेजस्वी यादव पर और उसके परिवार के लोगों पर और लालू प्रसाद पे और उनकी कुछ बेटियों पर। और अगर चार्जशीट की स्टेज पे इस्तीफा दिया जाता है तो वो इस्तीफा मान लेना चाहिए और वो देना भी चाहिए। अगर ये केस में इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट दायर होती है कोर्ट्स में तो उसके बाद इस्तीफा बनता है। लेकिन महज सिर्फ आरोप पर इस्तीफे की डिमांड करना, इसलिए मैं शायद समझता हूं कि मुख्यमंत्री स्वयं चुप हैं, उन्होंने स्वयं में डिमांड नहीं की है। लेकिन कोशिश ये है, और मैं समझता हूं जो अंदर खाते बातचीत चल रही होगी उसमें ये कोशिश चल रही होगी कि लालू जी को मना लें कि वो अपने बेटे का इस्तीफा करवा दें और किसी और बेटे को उसकी पद पे नियुक्त कर दें अगर वो इतने ही इंटरेस्टेड हैं तो इसलिए जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए ये अहम मुद्दा है नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार अपने आप को कॉन्ट्रास्ट में दिखाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं वो इस देश के, शायद वो ये समझते हैं और बहुत से और लोग भी समझते हैं। अभी हाल ही के दिनों में आराम गुआ ने कहा कि कांग्रेस के पास लीडर नहीं है और नीतीश के पास पार्टी नहीं है, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं उनके नेता हो जाते। ये मैं समझता हूँ महज कहने वाली बात थी, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन नीतीश कुमार की एक छवि है, उस छवि का इस्तेमाल गठबंधन को करना चाहिए और तमाम विपक्ष को करना चाहिए। मैं पहले भी कई बार ये कह चुका हूँ। लेकिन ये फैसला कि तेजस्वी यादव कब त्यागपत्र देंगे या नहीं देंगे, ये फैसला तो लालू यादव को ही लेना पड़ेगा। लेकिन उनके आरजेडी को लेना पड़ेगा, सहयोगियों को उनको समझाना पड़ेगा कि गठबंधन एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है और किसी का मंत्री पद या किसी की पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो उसके मुकाबले में खरा नहीं उतर सकता। जी के शर्मा जी, दो तीन सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल जो सबसे बड़ा आरोप के तौर पे आता है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है अपने राजनीतिक हित साधन के लिए। दूसरी बात, जब आप नीतीश कुमार की साफ सुथरी छवि की प्रशंसा करते हैं या आप उनके साथ एक तरह से अलाइन होने की भी में कोई परहेज नहीं दिखाते हैं, तो आपको यह भी तो याद रखना चाहिए कि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बनने पर
एनडीए से नाता तोड़ लिया था। इन दोनों चीज़ों में कैसे तालमेल बैठाएगी बीजेपी अगर आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू का गठबंधन टूट भी जाता है तो? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न दो उठाया है। मैं थोड़ा स्पष्ट करूं कि आज अगर गठबंधन टूट जाता है तो अलायंस होगा, ये कहना, ये मेरे को लगता है एक अटकल है, और ये आज एक अटकलबाजी के तहत ये बात कही जा सकती है। आज ये कोई तय नहीं है कि आगे जाकर क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी कोई भविष्यवाणी आज कोई नहीं कर सकता। देखिए, बहुत स्पष्ट सा इशू है। एक आपने कहा कि एजेंसियों के इस्तेमाल की बात, आप इस पूरे प्रकरण को देखिए। प्रकरण मैं अभी सुन रहा था अपने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को, वो कह रहे थे कि वो 13 साल बाद आपने उठाया और ये सारा किया। वास्तव में ये पूरा प्रकरण है क्या? ये पूरा प्रकरण आलोक जी स्पष्ट है कि ये यूपीए के तमाम भ्रष्टाचारों में से एक और जुड़ गया है, उसमें रेलवे का भ्रष्टाचार, जिसके सूत्रधार जो हैं वो लालू प्रसाद यादव हैं। और ये भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ, ये दिखती कहाँ पर है? वैसे तो स्पष्ट है कि 2008 में शिवानंद तिवारी जी, ललन सिंह जी, ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये मनमोहन सिंह जी के पास कागज लेकर गए, उनको जाके बताया, उन्होंने उसको कूड़े के ढेर में डाल दिया, उस पर कोई जांच नहीं होने दी और सब कुछ जो है दबा के रख दिया। तो उस समय का एक वो सारा चीज प्रकरण स्पष्ट है। लेकिन जब अप्रैल में एजेंसियों के इस्तेमाल की मैं विषय पे कह रहा हूं कि जब अप्रैल में 3 अप्रैल आपको ध्यान होगा, सुशील मोदी जी ने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मिट्टी घोटाले का, और इन्होंने पटना के उद्यान में जो मिट्टी डाली और 80 लाख रुपए का जो है बगैर उसके पेमेंट करा लिया, और वो जो भ्रष्टाचार सामने आया, तब ये पता चला कि ये मिट्टी कहाँ की है। तो पता चला ये मॉल की मिट्टी है। अब मॉल किसका है? तो लालू प्रसाद यादव जो क्या। अब ये मॉल कहाँ आया, उसके जब डिटेल्स खुलने चालू हुए तो पता लगा कि साहब ये तो जो है इसमें तेजस्वी यादव और इस ढंग से जो है डिलाइट कंपनी ने लारा कंपनी को दिया। लारा कंपनी के डायरेक्टर कौन है? तो फलाने। तो इस तरह से ये जांच प्रारंभ होती है। जहां तक इन्होंने कहा कि एजेंसी, अरे भाई आपने रैली की घोषणा की 27 अगस्त की रैली की घोषणा आप कर रहे हैं 5 मई को। हमारे ये जो है आरोप जो है, इसके पहले राजेश जैन की जो गिरफ्तारी मार्च के महीने में हुई, वहां से जो है खुलासे प्रारंभ हुए कि किस ढंग से सेल कंपनी बनाकर इनको दिया गया। तो ये तो एक जांच का प्रोसेस है सर, और उस प्रोसेस के अंतर्गत जो चीजें सामने आ रही हैं, भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, उस पर है। इसमें एजेंसियों के इस्तेमाल का कहाँ इशू आ रहा है? जो कुछ भी भ्रष्टाचार के इशू सामने आएंगे, क्या उस पर कार्रवाई ना हो? इशू शर्मा जी इसलिए आता है, मैं माफ कीजिएगा क्योंकि जो समय था 90 सेकंड हो भी गया है, और एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ। इशू यहाँ आता है, बिल्कुल इशू नहीं आता अगर ये आरोप जहाँ कार्रवाई हो रही वहाँ होती और साथ में व्यापम पर भी कार्रवाई हो रही होती। यही एजेंसी व्यापम जैसे मामले पर कार्रवाई करने में पीछे हट जाती है। आलोक जी, आपको स्मरण होगा बकायदा व्यापम के केस का कि इन्हीं के कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल, विवेक तनखा, केटीएस तुलसी जी, दिग्विजय सिंह, इनको लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे। केस चल रहा था जबलपुर हाई कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्होंने जो वहां कागजात प्रस्तुत किए उस समय, वो सब कुछ वहां फर्जी पाए गए, और जो टेंटेड उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस समय जो है मध्य प्रदेश सरकार ने पुनः जो है सीबीआई जांच की अपनी ओर से मांग रखी, और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकारा। और जब ये कहा गया कि वो केस जो है आप सुप्रीम कोर्ट में सुनिए, तो उन्होंने कहा नहीं, जबलपुर की जो जांच चल रही है, जबलपुर हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है वो सही है, सही दिशा में हो रही है। तो वो आज भी जांच चल रहा है, उसमें कहाँ तो यह है कि सीबीआई काम नहीं कर रही है। नहीं, जांच चल रहे हैं, सीबीआई काम नहीं कर रही है, इससे ज्यादा सवाल यहाँ यह है कि वहाँ किसी का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है। वहाँ जिन लोगों पे आरोप लगे हैं उनके इस्तीफा नहीं मांगे जा रहे हैं। का इस्तीफा नहीं हुआ वहाँ के उस समय, इस्तीफा तो पहले हो गया था। इस्तीफा तो पहले हो गया था। चलिए मैं बिहार पे वापस आता हूं, क्योंकि ये चर्चा अभी आपके मित्र बैठे हैं, वो इसको खोलेंगे दोबारा। मैं एक बार बिहार पे वापस लौटूं, बिहार पे आता हूं मैं। शर्मा जी फिर लौट के आपके पास आऊंगा। एक बात आपको मात्र कह दूं, एक सेकंड दे दीजिए मुझे, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड। कांग्रेस, देखिए, एक बिहार में कहावत है, नीरज जी बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे, कि हसुआ की शादी में खुरपी का गीत। ये क्या है, मामला कुछ और है, और दुनिया भर का जो है ये गीत गा रहे हैं, व्यापम में नहीं हुआ जी, फलाने में नहीं हुआ जी, इसमें नहीं किया जी, विपक्षी एकता को तोड़ रहे हैं जी, फलाना हो रहा है।
ये नहीं बताने चाह रहे हैं। जेडीयू भी बिल्कुल स्पेसिफिक प्रश्न कर रही है कि साहब आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं पब्लिक डोमेन में है, वो सारे आरोप बिल्कुल सामने है, आप बताइए ना। लारा कंपनी के डायरेक्टर नहीं, ये सही है, आप जो कह रहे हैं ये बात सही है, और ये बात यहाँ उठी है अभी नीरज कुमार जी ने उठाई है। मैं संजय झा कुछ बोले उससे पहले मैं एक बार, हमारे राजेंद्र तिवारी अभी तक कुछ नहीं बोले, एक बार उनके पास चलना चाहता हूँ। राजेंद्र जी, ये जो बात हो रही है, ये जो चल रहा है, पहली बात नीतीश कुमार खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, वो थोड़ा पर्दे के पीछे से, ये जैसे अभी नीरज जी ने विनम्रता के साथ आग्रह किया, इस अंदाज में आ रहे हैं। तो जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें बीच का रास्ता खोजा जाएगा, इसकी संभावना कितनी ज़्यादा बढ़ रही है? खासकर इस लाइट में कह रहा हूं क्योंकि आज खबर आई है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों से बात की है और कहा है कि बीच का रास्ता निकालिए। तो वो बीच का रास्ता दरअसल होगा क्या? देखिए, बीच का रास्ता की जहां तक बात है तो आरजेडी के सामने जो बातें आ रही चर्चा में और जो अंदर से निकल के आ रही हैं, उसमें एक तो ये कि तेजस्वी का इस्तीफा हो जाए और उनकी जगह कोई दूसरा ले ले, जिसे भी लालू प्रसाद पसंद करते हों। वो तेज प्रताप हो सकते हैं, वो कोई और नेता दूसरा हो सकता है। और एक चीज़ और जो हो सकती है, जो बिना महागठबंधन टूटे या बिना राजद पे ये आरोप लगे कि उन्होंने बीजेपी के लिए रास्ता साफ कर दिया, ये भी हो सकता है कि वो अपने सारे मंत्रियों का इस्तीफा ले लें और बाहर से समर्थन करें। तो ये दो एक दिखाई दे रहे हैं सामने जो स्थितियां हैं कि इनमें से कोई एक जो रास्ता है वो राजद के लिए, लालू प्रसाद जी के लिए काफ़ी मुफीद रहेगा। और दूसरी बात ये कि इसमें मुझे एक मौका दिख रहा है तेजस्वी के लिए कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर के। तो जीरो टॉलरेंस के मामले पर अगर तेजस्वी को बहुत लंबी राजनीति करनी है, वो बाकी नेताओं की तरह नहीं है कि उनके 10 साल बचे हैं, 5 साल बचे हैं। तेजस्वी के पास अभी 40 साल बचे हुए हैं। तो तेजस्वी को इस मौके का फायदा उठाते हुए और ये बॉल दूसरे कोर्ट में फेंक देना चाहिए कि भाई मैं इस्तीफा देता हूं, मैं पब्लिक के बीच जाऊंगा, मैं पार्टी के लिए काम करूंगा और सरकार चले। हमें लगता है ऐसे में राजद पे बहुत सारे जो आरोप भी लगते हैं उनको उनसे तेजस्वी उबर जाएंगे और तेजस्वी की एक अपनी छवि जीरो टॉलरेंस वाली भी बन जाएगी। तो ये रास्ता भी है। हो सकता है कि इस पर भी राजद के लोग या खासतौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव इस पर विचार कर रहे हों, और अगर नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये एक रास्ता है जो चीजों को पलट सकते हैं कि भाई आप हम पे आरोप की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम पार्टी के लिए काम करेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, आप लोग सरकार चलाइए और सरकार चलती रहेगी। तो और ऐसे में क्या होगा बीच का रास्ता हो सकता है जिससे वो एक तरह से डिफेंसिव के बजाय ऑफेंसिव में आ जाएंगे। लेकिन दरअसल पॉलिटिक्स में ऑफेंसिव पे जो लोग खेलने के आदी हैं वो डिफेंसिव पे जाके खेलने में उन्हें डर लगता है, और कई बार वो डर सही भी होता है। आदमी डिफेंसिव में जाता है तो उसे एक तरह से अपराध की स्वीकृति मान लिया जाता है। लालू प्रसाद जी तो ऑफेंसिव खेलने के आदी हैं भाई, तो यही मैं कह रहा हूं, जी तो ऑफेंसिव खेलने वाला जब डिफेंसिव होता है तो वो उसके लिए ये इस्तीफा देना एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी मानी जाएगी। मैं नीरज कुमार जी आपके पास फिर आना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि ये ब्यौरा और सफाई दी जाए, और जैसा अभी राजेंद्र तिवारी ने कहा और ये चर्चा चल रही है कि शायद राष्ट्रीय जनता दल के सभी मंत्री या तेजस्वी प्रताप यादव अगर इस्तीफा दे देते हैं, मान लीजिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो क्या बात खत्म हो जाती है? क्या उसके बाद जो आरोप लगे हैं वो खत्म हो जाएंगे, या उसके बाद भी आपका ये रुख कायम है कि इसके बाद भी उस परिवार को सामने आकर अपने साफ होने का एक तरह से पब्लिक स्टेटमेंट करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि जनता दलियों ने अपनी भावना व्यक्त कर दिया, साफ तौर पर कहा है। दूसरा पक्ष यह है कि जो घटक दल है उसका अब तक कोई भी ऑफिशियल लाइन इस संदर्भ में नहीं आया है, जो देश की जनता और बिहार की जनता की जानकारी भी नहीं है। ये संभावनाओं का खेल आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी ने बताया कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी पर लगातार अनर्गल तरीके से यह बार बार कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। भाई, हम रीजनल पार्टी हैं, हम अपनी हैसियत राजनीति में जानते हैं, लेकिन और दूसरा
यह सवाल भी किया था कि चार्जशीटेड का सवाल। तो मैं यह कहना चाहता हूं, ये माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनकी कार्यप्रणाली सब लोग जानते हैं। ये पहले भी ये संदर्भ उठे हैं बिहार के अंदर में, लेकिन सामाजिक जकड़न को तोड़ते हुए उन्होंने निर्णय लिया है, ये सब लोग जानते हैं। तो ये हमारा अभी भी देखिए, गठबंधन एक दूसरे के मर्म को समझना होगा, ये बहुत ही आवश्यक है। मैंने उदाहरण दिया था आलोक जी प्रथम बार में ही कि जब सीवान का मामला आया था कथित, जो एक परिस्थिति जन्य मुख्यमंत्री बताते थे, और एक विधायक का मामला नवादा का था, तो उनके खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो तमाम घटक दलों ने कहा कि कानून का राज का ये संकल्प है। तो आज अगर सरकार की विश्वसनीयता, सरकार की साख पर कोई सवाल खड़ा हो रहा है, तो गठबंधन में ये स्वतः होना चाहिए जी। भाई, बड़े उद्देश्य की लड़ाई अगर लड़ रहे हैं जी, तो मैं आपके गठबंधन के दूसरे सहयोगी जो हमारे साथ हैं, संजय झा, उनके पास चलता हूं। संजय जी, आप कुछ कहना भी चाहते हैं, और नीरज कुमार जहां ले गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जो लोग साख की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको अपने सहयोगियों की साख की भी उतनी ही चिंता करनी पड़ती है। मैं ईमानदारी की राजनीति तो ईमानदार सहयोगियों के साथ ही कर पाऊंगा। आपको ये चिंता कितना सताती है कि अगर भ्रष्टाचार के आरोप इतने गंभीर रूप से लगे हुए हैं तो उन पर सफाई हुए बिना आपका गठबंधन एक सुशासन का गठबंधन कैसे बना रहेगा? देखिए, मैं आलोक जी, मेरा जो राजनीतिक जो मेरा अनुभव है, मुझे यही बात सिखाया है कि देखिए, यदि आप हर यदि आरोप लगाने से ही कोई एक तरीके से अपराधी या गुनहगार हो गया, तब तो राजनीति में तो कोई रहेगा ही नहीं। देखिए, मूल प्रश्न ये है कि अभी यदि हम कहें कि आप पर आरोप लगे, आप इसको सार्वजनिक तरीके से आवाम के सामने ले जाइए या मीडिया के सामने ले जाइए या आप अपनी सफाई पेश कीजिए, उसका कोई महत्व नहीं न है। वो कैसे अहम होता है? अहम बात तो ये है कि अंत में जो जांच की जो संस्था है या जो कानून की जो प्रक्रिया है वो क्या कहती है। तो अपने तरफ से यदि हम सफाई दे दें तो उसको कोई ठुकरा सकता है, बीजेपी ठुकरा देगा, कहेगा कि नहीं ये तो गलत बात है। तो इसमें कोई, मुझे लगता है कि कोई समाधान नहीं मिलेगा। सच्चाई तो यह है कि देखिए, भारत के जितने भी जांच के संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग किया गया है। ये राजनीतिक प्रतिशोध में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, और यहाँ कांग्रेस पार्टी ही के नेता लोग नहीं, हमारे मुख्यमंत्री नहीं, आप आम आदमी पार्टी को देख लीजिए या ममता बनर्जी के टीएमसी को देखिए, हर जगह ये उन पर हावी हो जाते हैं। ये इनका एक रवैया है, इनका ये सोच है। लेकिन एक और बात पर भी जरा गौर किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी हताश हो चुकी है कि जब नीतीश कुमार जी ने उनके साथ गठबंधन तोड़ा तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के हत्याकांड में उनको एक तरीके से उन पर निशाना लगाया कि आपके ये सांप्रदायिक राजनीति, एक तरीके से समाज को तोड़ने वाली राजनीति, इसके हम विरोध में हैं। उसके बावजूद भी यदि भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास है या कोशिश कर रहे हैं, तो ये यही दिखाता है कि उनकी सोच या राजनीति के एक सत्ता के लिए वो कितने गिर सकते हैं। मुझे उनके लिए सहानुभूति है, मैं उनके साथ काफी मैं को दया उनके लिए मैं अपनी तरफ से पेश करना चाहूंगा। जी, मैं वापस एक बार नीरज कुमार जी के पास चलना चाहता हूं। नीरज कुमार जी, ये शुचिता की राजनीति, सफाई की राजनीति, ट्रांसपेरेंसी की राजनीति तो नीतीश कुमार काफी समय से कर रहे हैं। जिस वक्त लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मौजूदा गठबंधन शुरू हुआ, उस वक्त से पहले भी लालू प्रसाद यादव पे बहुत गंभीर आरोप लगे हुए थे, यहां तक कि वो कुछ मामलों में उन पर फैसला भी आ चुका था। तब जब आपने उस पार्टी के साथ समझौता किया, उसके बाद आज ऐसा क्या नया हो गया है? इस आरोपों का जो नया आरोप लगा, इसका क्वांटम में ऐसा क्या डिफरेंस है कि आज आपको जनता में सफाई की जरूरत महसूस हो रही है? सबसे पहली बात तो कि जब लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद आलोक जी हमने कहा था कि नई परिस्थितियां, नई चुनौतियां हैं। हमारा पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी पर आरोप थे, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा पार्टी के स्तर पर गठबंधन था। आप उसको व्यक्ति के आधार पर अगर मूल्यांकन करेंगे तो आपकी बातें सही मानी जाएंगी, लेकिन दलगत आधार पर, और ये बिहार की एक सामाजिक सच्चाई है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार के अंदर में हमने गठबंधन किया तो इस पर सवाल खड़ा हुआ, और उसी केस में आरोपी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, डॉक्टर जगदीश शर्मा एवं आर.के. राणा के परिवार को टिकट दिया गया तो किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। दूसरा पक्ष यह है
कि हमारे मुख्यमंत्री का चाहे गठबंधन किसी से हो, जब आपने जनता से जनादेश लिया था उसमें सीधा था कि कानून का राज और करप्शन के मामले पर हमारा जीरो टॉलरेंस रहेगा। तो अगर करप्शन का चार्ज पर जीरो टॉलरेंस की बात है और जो मुकदमे दर्ज हुए हैं ये कोई बिहार पुलिस ने नहीं दर्ज किया है, उसमें तथ्य हैं, उसमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हैं, ये सारे चीज हैं। तो आप राजनीति किस बात के लिए होती है? परसेप्शन के लिए होता है। अब इस बात के लिए तो नहीं होगा कि कहाँ क्या होता है, वो मेरा आधार नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी का आधार है कि जिन पर भी आरोप लगा है हम उन लोगों ने पार्टी के और गठबंधन के हित में पद त्याग की मिसाल कायम की है जी। और हम तो केवल यह अनुरोध कर रहे हैं कि भाई पब्लिक डोमेन में सारी बातें आनी चाहिए, जिससे सरकार के साख का सवाल है। ये हमारी राजनीतिक पूंजी जो 12 वर्षों के अंदर में बिहार में जो हमने कमाया है वो हमारा स्टेक पर है। तो हम तो यही अनुरोध करेंगे। और हम फिर कह रहे हैं कि जब अपराध के मामले में जब दलीय हित को हमने त्याग दिया तब इस मामले में क्या परेशानी है? भाई गठबंधन धर्म का पालन एक दूसरे का सम्मान करके होता है। और ठीक है, आपकी बात ठीक है। तो मैं विनोद शर्मा जी, ब्रेक अभी हमारे पास नेटवर्क 18 के बिहार के रेजिडेंट एडिटर प्रभाकर कुमार भी जुड़ गए हैं, लेकिन अभी एक ब्रेक का वक्त है। उससे पहले मैं विनोद जी से एक सवाल पूछ लेना चाहता हूं। विनोद जी, ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने में माहिर है। मेरा सवाल है कि कौन सी सरकार, आप बहुत लंबे समय से दिल्ली में राजनीति कवर कर रहे हैं, ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने अपनी सरकार के दौरान ऐसा नहीं किया या वो ऐसा करने से परहेज करती है? ये तो इंदिरा गांधी के ज़माने से हो रहा है और जो सीबीआई का दुरुपयोग इंदिरा गांधी के ज़माने से हो रहा है और हाल ही के बरसों में इसका दुरुपयोग ज़्यादा हो गया है। और यूपीए के टाइम पे ये बोला जाता था कि ये जो सीबीआई है ये केज्ड पैरट है, पर आज के दिन जो सीबीआई है वो मुझे एक ट्रेंड फैल्कन की तरह लग रहा है कि उसको उड़ा दो और पकड़ के झपट के ले आओ जो भी आपको जिसका भी शिकार करना है। मैं आज जो प्रवक्ता है बड़ी इज्जत से इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो नीरज कुमार जी हैं, जो जेडीयू के प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के उच्चतम पद के लिए इनकी पार्टी आईएनएलडी और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के साथ एक ही जगह पे वोट डालेगी, और ये दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है, एक तो अभी जेल में है आईएनएलडी के चौथाला साहब, और जगनमोहन भी जेल में सजा काट के निकले हैं। तो ये जो अब वर्जिनिटी टेस्ट मांग रहे हैं, ये इन लोगों से वर्जिनिटी टेस्ट क्यों नहीं मांगते? देखिए अजीब सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को आज तक किसी को वर्जिनिटी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बड़े ही भ्रष्ट लोगों के समर्थन से उसको जितवा सकती है, लेकिन यहां पर तेजस्वी यादव अगर उसने गलती की है उसको त्यागपत्र देना चाहिए। मैं उसकी जगह होता तो मैं त्यागपत्र स्वयं दे देता। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किस मॉरल हाई ग्राउंड से ये डिमांड कर रही है, जब भारतीय जनता पार्टी का सानिध्य ऐसी पार्टी, जगनमोहन रेड्डी किसी से तो मीटिंग हुई माननीय प्रधानमंत्री की, और आईएनएलडी बैठा हुआ था उस समागम में जहां पर जीएसटी के समागम में भी और ये प्रेसिडेंशियल वोट में भी वो उनके साथ जाएंगे। तो इस पे नीरज कुमार जी को क्या कहना है? जी विनोद जी, नीरज कुमार जी उनके सानिध्य में कोविंद जी के समर्थन में वोट डालेंगे इन दो पार्टी के सानिध्य में। इस पे नीरज कुमार जी का और के शर्मा का दोनों का जवाब लेंगे। दोनों लोग बोलना चाहते हैं लेकिन एक ब्रेक लेना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद हम ये चर्चा भी करेंगे कि इस्तीफा हो या समझौता, गतिरोध टूटेगा तो कहां जाएगी बिहार की राजनीति। देखते रहिए आवाज अड्डा, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने आज सवाल पूछा है कि क्या लालू यादव का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। अभी कुछ समय बाकी है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर या 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रभाकर कुमार, नेटवर्क 18 के बिहार के संपादक।
प्रभाकर, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक भविष्य खतरे में है या आपको इस समस्या के सुलझने के आसार दिख रहे हैं? देखिए आलोक जी, लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक भविष्य तो मुझे लगता है कि उनकी बात ना करें, उनके राजनीतिक भविष्य की बात ना करें, बात करें उनके बेटों के राजनीतिक भविष्य की, जो अभी जस्ट लॉन्च ही हुए थे राजनीति के मैदान में, और काफ़ी अच्छी लॉन्चिंग थी उनकी। एक डिप्टी सीएम के पद से अपनी कैरियर की शुरुआत करते हैं और दूसरे जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्री के पद से कैरियर की शुरुआत करते हैं। जो आरोप लगाते हैं विपक्षी, वो लालू प्रसाद यादव पर आरोप ये लगाते हैं कि वो एक इकलौते बाप हैं जिन्होंने अपने ही बेटे का कैरियर जो है वो दांव पे लगा दिया, क्योंकि जिस समय ये पूरा मामला हुआ था उस समय शायद वो दोनों इतने बड़े नहीं थे कि इस तरह के जो जमीन के मामले में वो खुद निर्णय ले पाते। तो ये निर्णय लालू प्रसाद यादव का, जिसके चलते उनके बेटों का भविष्य जो है वो टेक ऑफ से पहले ही जो है, पहले ही पहर में जो है वो क्रैश लैंडिंग की ओर जा रहा है और मुसीबतें उनके लिए बढ़ गई हैं। जहां तक इस पूरे मामले की बात है, इस पूरे मामले में अब जो है थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण दिख रही है। उम्मीद की किरण दिख रही है खासकर जब से कांग्रेस मैदान में कूदी है। और जो मामला है उसमें नीतीश कुमार की दो ही डिमांड है। पहली डिमांड ये है कि कुछ भी हो उनके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, उनके दामन पे छींटे नहीं पड़ने चाहिए। नीतीश कुमार की मांग है कि या तो आप पब्लिक डोमेन में आके ऐसी सफाई दें जो कन्विंसिंग हो, लीगल हो और लोगों को समझ में आ जाए, और नहीं तो फिर हमारा साथ छोड़िए, आप हमारे मंत्रिमंडल में नहीं रह सकते। क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे नेता नहीं हैं जो कि अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर में सीबीआई द्वारा एफआईआर हो और उसके बाद भी वो कैबिनेट और अपना मंत्रालय जो है वो और अपनी कैबिनेट चलाते रहें। नीतीश कुमार इसमें नो कॉम्प्रोमाइज वाले मोड में हैं। इन दोनों में से एक फैसला लालू प्रसाद यादव को लेना होगा। गेंद सीधी तौर पर लालू प्रसाद यादव के कोर्ट में जी। तो आपने साफ कर दिया कि ये गेंद तो लालू प्रसाद यादव के कोर्ट में है, लेकिन सवाल यहां वही दोबारा उठ रहा है। मिस्टर क्लीन, सुशासन बाबू, नीतीश कुमार, जो जिस तरह की मांग है, और इसमें कोई नाजायज मांग नहीं है। अगर राजनीति एक समय ऐसे चलती थी कि एक छोटा सा आरोप लगने पर लोग इस्तीफा देते थे। नीतीश कुमार ने खुद एक रेलवे दुर्घटना के बाद इस्तीफा दिया है। लेकिन अभी कुछ देर पहले विनोद शर्मा जी ने, नीरज जी, आपसे एक सवाल पूछा कि जिस शुचिता की मांग आप अपने गठबंधन के सहयोगी से कर रहे हैं, उसी शुचिता को धत्ता बताते हुए वो पार्टियां आपके साथ राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल रही हैं, वहां आपकी यह शुचिता कहां जाती है? बिल्कुल, माननीय विनोद शर्मा जी ने मेरी पूरी बात अगर ध्यान से सुनी होती तो शायद ये सवाल नहीं खड़ा होता। मैंने यह कहा कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, डॉक्टर जगदीश शर्मा, मैंने नाम बताया, उनके परिजन को हमने टिकट नहीं दिया। हम शुचिता की राजनीति जो हमसे संभव है, वो लोग किस मामले में दोषी हैं ये सब लोग जानता है। ये सब लोग, बिहार की जनता जानती है कि वो उस राजनीतिक दल के सदस्य नहीं थे, उनको टिकट दिया गया। जो हम कर सकते हैं वो हमने किया है बिहार के अंदर में, चाहे वह माननीय जीतन राम मांझी से लेकर के अब तक का जो सवाल है। लेकिन आप अब इसको राष्ट्रीय संदर्भ में आप अगर देख रहे हैं तो भाई हमारी परंपरा है कि आदरणीय शरद यादव जी पर आरोप लगा तो उन्होंने संसद से इस्तीफा दिया है। हमारी पार्टी जनता परिवार के हिस्से थे। अब कौन क्या करता ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मेरी जिम्मेवारी है कि जो राज्य के अंदर जनता का जनादेश है और जो हमारा परंपरा है कि दागी मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होगा, वो हम 12 वर्ष तक लागू करें। अगर ये अपराध है तो राजनीति में ये अपराध मुझे मंजूर है। अब राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में अगर आपने सवाल उठाया है, भाई तो राज्य के राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि वो अपना वोट डालेगा, उसके मेंबर वोट डालेंगे। हमारा उम्मीदवार नहीं, हमने कोई उम्मीदवार तय नहीं किया, लेकिन उम्मीदवार 2 में से चुनना था, तो हमारे लिए जो प्रायोरिटी होगा उसको हमने चुना है। अब इसके राजनीतिक संदर्भ अगर खोज रहे, हमने यह कहा कि शुचिता की बात अगर हम करते हैं तो लागू भी किया है हमने बिहार के अंदर में। 12 वर्ष के शासनकाल में आप बता दिए, एक एपिसोड बताइए अपराध के मामले में और ऐसे मामले में हमने कभी कोई कंप्रोमाइज किया है? ये नहीं किया है। तो इतना तो हमको अधिकार है, हमने सारी समस्याओं का निदान कर दिया। ये हमारा कभी दावा नहीं है राजनीति में शुचिता स्थापित करने के लिए। जी, विनोद शर्मा जी इस पे कुछ कहना चाहते हैं? बिहार जैसे सामाजिक जकड़न के राज्य में हमने जरूर किया है। नहीं, मैं विनोद जी, मैं आपसे पहले एक बार के शर्मा के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि शर्मा जी ये सवाल आपसे भी होगा
क्योंकि इस तरह का सवाल तो उठेगा। एक जगह आप भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हैं, दूसरी तरफ ऐसी पार्टियों को साथ ले रहे हैं, जबकि शायद इन सारी पार्टियों का साथ होना आवश्यक नहीं था राष्ट्रपति चुनाव में बहुमत जुटाने के लिए। तब भी ये परहेज क्यों नहीं बरता गया कि किसको साथ लेना है और किसको नहीं? आलोक जी, देखिए, विनोद जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, और विनोद जी ने कुछ प्रश्न उठाया और संजय झा जी ने भी, जो कांग्रेस के मेरे मित्र हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी शुरू में उठाए। मैं पूछना चाहता हूं कि ममता बनर्जी के शारदा और नारदा कांड के विषय में विनोद जी क्या सोचते हैं? आप केजरीवाल जी के सिंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर, जिसमें कांग्रेस जो है हस्ताक्षर अभियान चला रही थी दिल्ली में उनके विरुद्ध में, उसके संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? क्या ये एक तरफ ये भ्रष्टाचारियों का जोड़ है? आप अभी संजय जी कह रहे थे कि वो ममता जी पर कार्रवाई कर रहे हैं, केजरीवाल पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या इनके भ्रष्टाचार जो है स्पष्ट नहीं है? ये देश की जनता के सामने नहीं है? आप शर्मा जी, देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव, देखिए, कुतर्कों से तर्क नहीं बनेंगे सर। मैं निवेदन कर दूं कि राष्ट्रपति का चुनाव उस पर नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव स्पष्ट है, ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ की बात है कि भाई आप जो है अधिक जिस उम्मीदवार को देना चाहते हैं आप उसको दीजिए। आज आप पार्टी जो है मीरा कुमार को समर्थन कर रही है। आलोक जी, मैं पूछता हूं संजय झा जी से कि आप बता दें कि क्या आप पार्टी जो है उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है? जी संजय झा जी, आपकी बात का जवाब देने के लिए कैंपेन नहीं चला है उसके उसमें। जी संजय झा जी। आलोक जी, मैं आपको संक्षेप में एक चीज बताना चाहूंगा। आप जब भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे मित्र, तो मैं अपने हंसी को नहीं रोक सकता हूं। आप ही के आर.के. सिंह, जो आप ही के लोकसभा के सदस्य हैं, उन्होंने बिहार की चुनाव के पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में 2-2 करोड़ रुपये कैश रोकड़ा जिसको हम लोग कहते हैं बंबई में, उसमें आप टिकट का आपने नीलामी किया है। वो काला धन नहीं तो क्या था, वो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या था। देखिए, आप लोगों का एक राजनीतिक खेल है ये, उसमें आप चाहे आप जितना भी आप बयानबाजी कर लीजिए उसको आप बचा नहीं सकिएगा। लेकिन अंत में जो जनादेश इस महागठबंधन को मिला है, अभी हमारे बीच में चाहे जो भी चीज को लेके कुछ बातचीत हो रही हो, आप इसमें सफल नहीं होइएगा, क्योंकि बिहार के लोग आपको नहीं चाहते हैं। आप बाहर से समर्थन ही से आप सोचते रहिए, बिहार के लोग आपको नहीं चाहते हैं। आप बहुत सांप्रदायिक है, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने बल पर कुछ भी एक तरीके से सफलता ये संजय जी, जो जिस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं और जैसा के शर्मा जी कह रहे हैं, ये तो आपका राजनीतिक धर्म है, आप दोनों का एक दूसरे पर आरोप लगा। आलोक जी, मुझे जवाब देने दीजिए। जी शर्मा जी, मुझे प्लीज संक्षेप में देने दीजिएगा। हाँ, संक्षेप में मैं बता दूं। देखिए, ये जो बिहार में ये बार बार कह रहे हैं, वास्तव में कांग्रेस की बिहार में स्थिति क्या है? ये न 3 में है न 13 में है। आप इनको जोड़ लगा के देखिए। यदि जेडीयू और आरजेडी ये दोनों जो है, मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, मैं संभावनाओं पे कह रहा हूं, यदि ये अलग हो जाते हैं तो कांग्रेस जुड़ के न जेडीयू के साथ सरकार बना सकती, न जो है कांग्रेस आरजेडी को समर्थन देके सरकार बना सकती। तो यहाँ पर इनकी स्थिति बिल्कुल जो है 4th नंबर पे खड़े हैं बगैर उसके। ये शर्मा जी, लेकिन ये पिछले कुछ समय से ये भारतीय जनता पार्टी के हर प्रवक्ता का प्रिय लाइन है कि कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं, कांग्रेस का कोई कुछ बचा नहीं है। तो इसकी और लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार पे, मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब महागठबंधन ने महागठबंधन को हरा दिया ना। के शारदा कांड, महागठबंधन ने महागठबंधन को हराया। अरे आप संजय जी, ये कहते कहते 3 साल गुजर गए। चलिए, मैं वापस चर्चा को वापस वहाँ ले जाता हूँ। आप लोगों के बीच कुछ देर अच्छी तुतु में हुई है, लेकिन मैं वापस ले चलता हूँ। विनोद जी कुछ कहना चाहते हैं फिर से? विनोद जी, मैं दोनों, मैं शर्मा जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और नीरज जी जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, देखिए, हम लोग एक बहस कर रहे हैं और इसमें कोई भी करप्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जो विरोधाभास है उसको प्रखर करना ज़रूरी होता है कभी कभी, मुझे ये लगता है। देखिए शर्मा जी, जगनमोहन रेड्डी के साथ तो दोस्ती इसलिए हो रही है कि कल को उसकी ज़रूरत आंध्र प्रदेश में पड़ेगी। आपका टीडीपी के साथ गठबंधन जो है वो परवान ज़्यादा दिन नहीं चढ़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, राजनीतिक कोशिश है, और वो उसके खिलाफ कुछ कहना गलत नहीं होगा।
हर पार्टी ऐसा करती है। तो आप चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस से लोग निकले हैं जो जगन मोहन की तरफ जाते हैं या आपकी तरफ आ जाएं, और आपका एक वहाँ पर पॉलिटिकल उद्देश्य है, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है जिसके चलते ये सब कुछ वहाँ हो रहा है, और इसकी व्यक्तिगत जानकारी कुछ लोगों को है, उनमें से मैं भी शायद एक हूँ। रहे नीरज जी मेरी बात सुनिए। अभी आपने कहा कि हम तो बड़ी छोटी पार्टी है, और नीतीश कुमार क्यों, उनकी कोई एम्बिशन नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने की। देखिए ऐसा है, एक मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। जब कॉफिन गेट हुआ था ना, और उसके बाद कमीशन बना था और जॉर्ज फर्नांडिस ने त्यागपत्र दिया था और कमीशन की रिपोर्ट से पहले वापस मंत्री हो गए थे, उस वक्त किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी, किसी ने नहीं उठाई थी। और हमारे मित्र, मैं बहुत इज्जत करता हूं नीतीश जी की, उन्होंने भी आवाज़ नहीं उठाई थी। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर नीतीश कुमार। दूसरी बात, आप क्यों नीतीश कुमार को साइडलाइन कर रहे हैं? आपको क्या राइट है ये डिनाई करने का इस देश को कि उसके पास अगर कोई ऑप्शन है तो? क्या आपने देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री इस देश में बनते हुए नहीं देखा? जी ये लंबी, चंद्रशेखर जी को बनते हुए नहीं देखा? विनोद जी ये लंबी चली जाएगी बहस। मैं थोड़ा वापस बिहार पे लौटना चाहता हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी सिर्फ इतनी सी बात है कि देखिए ऐसे ही अनर्गल आप हर चीज को डिनाई मत कीजिए। पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। सही है, मुझे भी देवेगौड़ा याद आया कि देवेगौड़ा ने तो शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कभी वो प्रधानमंत्री बनेंगे और एक दिन वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। मैं प्रभाकर के पास चलना चाहता हूँ। अगर नीतीश कुमार, प्रभाकर जी, जमीन पर जो कह रहे हैं कि जमीन पे ऐसा है कि अगर मान लीजिए ये गठबंधन टूट गया तो कांग्रेस तो न इधर की न उधर की, लेकिन सवाल यह है कि सचमुच अगर ये गठबंधन टूट गया तो क्या होगा, क्या स्थिति दिखेगी, किसको फायदा हो रहा है साफ साफ और किसको नुकसान होगा? देखिए, अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी जो है इस पूरे उम्मीद में है कि ये जो पूरा उफान आया हुआ है महागठबंधन में उसका फ़ायदा उन्हें मिले। लेकिन ग्राउंड पे जो हम देख रहे हैं वो दोनों नेता, खासकर आज से दोनों नेता जो है वो डैमेज कंट्रोल मोड में चले गए हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। हालांकि उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डिफिशिएंसी है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब से पिछले 5 दिन पहले जब से CBI रेड हुआ है लालू प्रसाद यादव के घर पर, तब से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने आपस में बातचीत नहीं की है। वो बातचीत मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, वो बातचीत प्रवक्ताओं के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन आपस में उन्होंने फ़ोन उठा के बातचीत नहीं की है, जबकि उनके घर के बाउंड्री वॉल जो है वो कॉमन है। तो ये इस ट्रस्ट डेफिशिएंसी पे सरकार चल रही है। लेकिन अब जो है कांग्रेस के हस्तक्षेप के बाद से मामला सुलझता हुआ दिख रहा है, और नीतीश कुमार की जो मांग है वो सिंपल एक ही मांग है कि कोई भी रास्ता निकालिए, एक स्केप रूट निकालिए, कोई मेरे लिए रूम बनाइए ताकि मैं बेदाग इससे बाहर निकल जाऊं। मेरे दामन पर अगर एक भी छींटा पड़ा तो वो मुझे मंजूर नहीं है। नीतीश कुमार की एक लाइन की मांग है, और उसके लिए रास्ता जो है वो लालू प्रसाद यादव को ही निकालना है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि बॉल अब लालू प्रसाद यादव के कोर्ट में है। अभी जब हम यहाँ पे बहस कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के घर पे कांग्रेस के जो बिहार के बड़े नेता हैं वो बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव से मीटिंग हो रही है उनकी अभी, और नीतीश कुमार से उन्होंने दिन में मीटिंग की है। तो कांग्रेस एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है। हालांकि नंबर्स पे आप मत जाइए, लेकिन अभी कांग्रेस का जो है वो रुतबा उस कारण से थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है। और जैसा बातचीत से बाहर निकल के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दोनों नेता इस मोड में है कि रास्ता निकल जाए। नीतीश कुमार क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अभी ऐसा होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। ये जो करंट टेंशन है वो डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। अगर ये डिफ्यूज हो जाएगा तो ये सरकार फिर चलती हुई दिखेगी आपको। जी राजन तिवारी, आपके हिसाब से रास्ता जो निकलेगा, जो निकलने की तैयारी हो रही है, वो रास्ता कैसे निकलेगा? मान लीजिए तेजस्वी यादव नहीं रहे मंत्रिमंडल में, तो फिर कौन होगा, उनकी जगह कौन ले सकता है? देखिए, बहुत स्वाभाविक है कि अगर तेजस्वी नहीं रहेंगे तो तेज प्रताप उनकी जगह ले सकते हैं, क्योंकि तेज प्रताप पे उस तरह के आरोप नहीं है और सिर्फ एक मिट्टी वाले मामले में मतलब एक सरकारी फैसला लेने का आरोप है। बाकी ये भी हो सकता है कि कोई बहनों में से कोई आए, मीसा भारती पर आरोप है। और एक और संभावना दिखाई देती है, वो दिखाई देती है अब्दुल बारी सिद्दीकी की, कि ये भी हो सकता है कि भाई लालू जी उनमें अपना फेथ वो करें और सिद्दीकी साहब को आगे कर दें। हालांकि पिछले दिनों जो हुआ है, जब ये सरकार बन रही थी या इससे पहले मांझी की सरकार थी और वो जब नीतीश कुमार फिर क्लेम कर रहे थे, उस दौरान जो चीज़ें हुई हैं उसमें नहीं लगता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को राजद आगे करेगा।
लेकिन रास्ता तो है कि तेज प्रताप को आगे कर सकते हैं। तेज प्रताप पे नीतीश कुमार को कोई बहुत आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन तेज प्रताप की जो छवि है उसमें नीतीश कुमार उनके साथ कैसे काम करेंगे, ये जरूर एक बड़ा सवाल है। तो ये रास्ते हैं। तो ये जो रास्ते हैं प्रभाकर, आपको जो रास्ते ये दिख रहे हैं, इनमें से सबसे साफ और आसान रास्ता अगर आप आरजेडी की नजर से देखेंगे तो क्या है जिस पर नीतीश कुमार आसानी से मान जाएंगे? ये बात सही है कि उनके दामन पर कोई दाग रहा तो वो इस गठबंधन को इस अंदाज में नहीं चलने देंगे। देखिए आलोक जी, नीतीश कुमार का एक लाइन की उनकी डिमांड है कि आप इसका सोल्यूशन ऐसा निकालिए कि मेरी छवि पे दाग ना पड़े। अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आती है कि तेजस्वी इस्तीफा देते हैं, उस केस में जो हमारे सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि कोई भी दोबारा डिप्टी सीएम नहीं बनेगा। तेज प्रताप की बनने की संभावना हमारे हिसाब से नहीं है, किसी की बहनों की उनके आने की समस्या हमारे हिसाब से नहीं है। वो सीट खाली रखा जाएगा और आरजेडी जो है वो उसके बावजूद भी चाहेगी कि महागठबंधन की जो उनकी सरकार है वो चलती रहे। उसका स्पष्ट कारण है कि बहुत दिनों से वो सत्ता के बाहर रहे हैं। अब किसी भी हालत में वो तस्तरी में सजा के सत्ता जो है वो बीजेपी के हाथ में सौंपना नहीं चाहते हैं। वो अंतिम समय तक ये नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार वापस बीजेपी के गोद में चले जाएं। तो कुल मिला के आरजेडी जो है वो जितनी भी पोस्चरिंग कर ले, लेकिन अंतिम समय तक वो कोशिश करेगी कि ये महागठबंधन जो है वो चलता रहे, और यही कोशिश कांग्रेस की भी है। नीतीश कुमार अभी जो है वो भी इसी मोड के दिख रहे हैं। जी विनोद शर्मा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बीच में आपने चर्चा की और गंभीर सवाल है, भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक गंभीर आवाज, चिंता क्यों नहीं उठती दिखती है? भ्रष्टाचार के सामने राजनीति हर बार भारी पड़ जाती है। देखिए ऐसा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आलोक जी आप जानते हैं कि जब रूस और अमेरिका में जो डिक्टेटर्स को समर्थन की बात होती थी तो वो आपस में कहते थे दिस इज माय सन ऑफ अ बिच एंड दैट इज देयर सन ऑफ अ बिच। मतलब जो है हमारा जो करप्ट समर्थक है वो साफ सुथरा है और उनका जो करप्ट समर्थक है वो करप्ट है। भारतीय राजनीति में इतनी अपॉर्चुनिज्म मैंने देखी है कि मुझे इन सब की जो बातें हैं ना कि हम लोग साफ पारदर्शी राजनीति करना चाहते हैं वो बिल्कुल बेबाक लगती हैं। हालांकि हमको करप्शन से इस देश में लड़ना है। हमने पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बात ये कही थी और आपने शायद इसका समर्थन किया था आलोक जी कि इसमें इस सिचुएशन में क्रिएटिव रोल कांग्रेस को निभाना है। और आज केसी त्यागी ने एक जो बयान दिया और आह्वान किया, अपील किया सोनिया गांधी जी से कि भाई आप इसमें इंटरवीन करके इस मामले को सुलझाएं और ये मामला बंद कमरे में सुलझेगा। ये प्रत्यक्ष रूप से बयान देने से नहीं सुलझेगा। मेरी व्यक्तिगत राय है कि नीरज कुमार जी ने जो बयान दिया है वो इसलिए दिया है, इस बात को एम्फसाइज करने के लिए दिया है कि उनके नेता साफ सुथरे हैं जी। और ये सच बात है कि साफ सुथरे हैं, आज के दिन उन पर कोई आरोप नहीं है। ये बात जताना कोई गलत बात नहीं है जी। लेकिन फैसला अंतिम, जैसा कि हमारे मित्र पत्रकार मित्र ने कहा, ये काम अब लालू प्रसाद यादव को करना पड़ेगा जी। लालू प्रसाद यादव की आज के दिन जो स्थिति है वो ये है कि वो आने वाली जो उनकी नस्लें हैं उनको स्थापित करे राजनीतिक तौर पे जी। उनके लिए अपना तो कोई भविष्य है नहीं। उनके लिए दरअसल तो जैसा आपने कहा और इससे पहले प्रभाकर ने कहा कि लालू यादव से ज्यादा अब ये चिंता की बात है कि उनकी संतानों का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। और जो हमने सवाल पूछा ट्विटर पे आज, उसमें जवाब आ रहा है 77% लोगों का मानना है कि हाँ लालू यादव का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। सिर्फ 23% लोगों का कहना है कि नहीं है ऐसा। और नीतीश कुमार की राजनीति को देखते हुए एक सईद राही का शेर है, मैं प्रोग्राम खत्म करने से पहले आपको सुनाना चाहता हूं। मैं तो अखलाक के हाथों ही बिका करता हूं और होंगे तेरे बाजार में बिकने वाले। आवाज अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।